आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट सिग्नलिंग इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं और किस तरह से ये प्लांट सेल्स में डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट करते हैं। इस चीज को डिस्कस करने से पहले या फाइटो हार्मोन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने जो मेजर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड द प्लांट सेल्स उनको हमने टारगेट करना है। लाइक जब भी कोई हार्मोन किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो आप लोगों ने जब मेटाबॉलिज्म या बायोएनर्जेटिक्स या किसी भी कोर्स के अंदर कभी भी किसी रिसेप्टर या लिगेंड के दरमियान इंटरेक्शन को डिस्कस किया होगा तो वहां पे आपने ये चीज देखी होगी, इस चीज को हाईलाइट किया होगा कि जब रिसेप्टर हार्मोन के साथ बाइंड करता है तो इस रिसेप्टर हार्मोन इंटरेक्शन के बाद सेल्स के अंदर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की जो फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन इसकी मदद से या फिर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होने की वजह से या लेवल डिक्रीज होने की वजह से सेल के अंदर एक सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हो जाती है। यानी हार्मोन चाहे सेल से बाहर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया हुआ है लेकिन इनसाइड द सेल उसने मल्टीपल जो सिग्नलिंग मशीनरी है उसको एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से उस हार्मोन का जो मैसेज है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर दी सेकेंड मैसेंजर्स जो कि हार्मोन का मैसेज जो है वो इनसाइड द सेल लेके आते हैं, उसकी मदद से डिफरेंट जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो प्लांट के अंदर जितने भी हार्मोन्स होंगे इन हार्मोन्स को हम जनरल एक टर्म से डिजिग्नेट करेंगे विच इज फाइटो हार्मोन्स। दीज आर दी हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। और जस्ट लाइक द एनिमल सेल्स ये जो हार्मोन्स हैं इनकी भी नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। लाइक एनिमल सेल्स में हम कहते हैं कि हार्मोन्स को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो उनको क्लासिफाई करते हैं, ऑटोक्राइन्स, पैराक्राइन्स या एंडोक्राइन्स। जस्ट लाइक द एनिमल सेल्स हमारे पास जो प्लांट्स में हार्मोन्स है वो भी पैराक्राइन और एंडोक्राइन नेचर के हो सकते हैं। लाइक पैराक्राइन हार्मोन्स जो है वो अपने नियर बाय सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और उनकी जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करेंगे। इसी तरह से जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो प्लांट्स के केस में जाइलम के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक जो है वो ट्रांसफर होंगे और वहां पे जाके जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करेंगे। सिमिलरली हम एनिमल सेल्स के केस में पेप्टाइड हार्मोन्स के साथ साथ स्टीरॉयड हार्मोन्स की भी बात करते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और सेल के अंदर जाके ये न्यूक्लियस के अंदर जो जीन के एक्सप्रेशन हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनको इन्हांस करते हैं या फिर सप्रेस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से एनिमल सेल्स की तरह प्लांट सेल्स के अंदर भी स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रेजेंट है मैम लेकिन आपकी आवाज कम आ रही है। एक्सक्यूज मैम, जी जी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोल। अब बेहतर है या अभी भी वैसी है? जी बच्चों नोट कीजिएगा, अगर दोबारा से वही इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा। तो प्लांट्स के केस में जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं इनका मैकेनिज्म एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इनकी नेचर जो है वो इसी किस्म के। इन हार्मोन्स को हम इन डिटेल वन बाय वन डिस्कस करेंगे लेकिन इन हार्मोन्स को डिस्कस करने से पहले हमें प्लांट्स के अंदर जो सिग्नलिंग मशीनरी है, जो इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो है वो एक्टिविटी इनसाइड द सेल डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोवाइड करेगी या वहाँ पे लेके आएगी, इन मॉलिक्यूल्स को हमने पहले डिस्कस करना है जिनको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं या जिन्हें रिसेप्टर्स या लिगेंड्स की इंटरेक्शन के बाद जिनकी मॉडिफिकेशन होती है। तो जितने सिग्नल मॉलिक्यूल्स हम प्लांट सेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहला जो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी जी प्रोटीन। जी प्रोटीन्स को आप लोगों ने अगर तो इससे पहले आप लोगों ने ग्लूकागोन का सिग्नलिंग पाथवे कहीं पे डिस्कस किया हुआ है तो आप लोगों को आइडिया होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये जी प्रोटीन जो है ये मॉलिक्यूलर स्विचेस के तौर पे एक्ट करती हैं और किस तरह से ये सेल्स के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन कैरियर्स के तौर पे एक्ट करती हैं। मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? मैम ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, चलिए बच्चों रिकॉर्डिंग हो रही है, जिनको इस तरह से इशू आ रहा है वो रिकॉर्डिंग से भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहला जो मैंने आप लोगों के सामने प्लांट्स के अंदर फाइटो हार्मोन्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया। फाइटो हार्मोन्स को डिस्कस करने से पहले हम प्लांट्स के अंदर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वन बाय वन इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि ये किस तरह से रिसेप्टर और लिगेंड के दरमियान होने वाली जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को सेंस करके सेल के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, यानी अपनी एक्टिविटी को ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं।
सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर दी जी प्रोटीन्स जो कि मॉलिक्यूलर स्विचेस के तौर पर एक्ट करती हैं, यानी रिसेप्टर और लिगेंड के दरमियान इंटरेक्शन को सेंस करके अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं, अपने स्विच को ऑन या ऑफ करती हैं। और इनके ये जो स्विचेस हैं ये ऑन या ऑफ होने की वजह से सेल के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। मोस्टली जो जी प्रोटीन्स हैं ये जिन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, दीज रिसेप्टर्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस। लाइक अगर हम नॉर्मली कहते हैं कि जी प्रोटीन्स आर लिंक्ड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो इन रिसेप्टर्स को हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं। और जी प्रोटीन्स के साथ जो कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जो जी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स की एक खास प्रॉपर्टी है कि these receptors have 7 transmembrane alpha helices। ट्रांसमेम्ब्रेन सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकता है। लाइक हियर यू कैन सी कि आपके पास ये एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जिसकी ये एंड टर्मिनस डोमेन है जो कि सेल से बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, और ये पहला हेलिकल पोर्शन है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसिस है। ट्रांसमेम्ब्रेन से मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये वाला जो हेलिकल पोर्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड हुआ। इसी तरह से ये थोड़ा सा सेक्शन आपको नजर आ रहा है जो कि साइटोसोलिक है, जिसे सी सेक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इट मींस कि ये इस रिसेप्टर का वो पोर्शन है जो कि साइटोसोल वाली साइड पे एक्सपोज हुआ है। सिमिलरली देयर इज अ सेकंड अल्फा हेलिक्स जो कि दोबारा से ट्रांस मेम्ब्रेन है बिकॉज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड है, एंड दिस इज द एक्सटीरियर पोर्शन और द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ दिस रिसेप्टर। सो ओवरऑल अगर आप इस रिसेप्टर के अंदर काउंट करें तो इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। तो जितने भी रिसेप्टर्स जी प्रोटीन्स के साथ लिंक्ड होते हैं, इन रिसेप्टर की ये कॉमन स्पेशलिटी है कि हमेशा इनमें जो है वो अल्फा हेलिसिस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और मिनिमम इनमें जो अल्फा हेलिसिस का काउंट होता है इट इज 7। सो ये रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि जी प्रोटीन्स के साथ लिंक्ड होंगी। अब ये जी प्रोटीन्स किस तरह से रिसेप्टर्स के अंदर जो है वो चेंज को या रिसेप्टर के साथ लिगेंड की बाइंडिंग को सेंस करेंगी, इसको हम नेक्स्ट जो है वो डायग्राम में देखते हैं। लाइक यू कैन सी हेयर कि आपके पास ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं जिसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस है, और इसके साथ किसी किस्म के लिगेंड मॉलिक्यूल ने आके इंटरेक्ट कर। नॉर्मली अगर ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, इट मींस कि इनके साथ एक खास किस्म की प्रोटीन जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं वो एसोसिएट होगी इस रिसेप्टर के साथ। तो दिस ट्राइमर, ये जो आपको अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन जो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दीज 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स आर द 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ जी प्रोटीन। यानी वी कैन से कि जी प्रोटीन जो है ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये एक ट्राइमर है जिसमें वी हैव 3 डिफरेंट सब यूनिट ए बी एंड gamma, alpha beta and gamma, these 3 are the 3 different subunits of G protein। so we can say कि G proteins are trimeric proteins, और इनका जो अल्फा सब यूनिट है इस अल्फा सब यूनिट के साथ नॉर्मली जीडीपी एसोसिएट हुआ होता है, यानी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट जो है ये अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होता है जब रिसेप्टर जो है वो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ये आपके पास एक नॉर्मल सी मशीनरी है। जैसे ही रिसेप्टर जो है वो लिगेंड के साथ या हार्मोन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इस रिसेप्टर एंड हार्मोन इंटरेक्शन की वजह से ये जो जी प्रोटीन है, इस जी प्रोटीन में एक खास किस्म का चेंज आएगा। लाइक यू कैन सी हेयर के रिसेप्टर हार्मोन इंटरेक्शन के बाद जो जी प्रोटीन है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रही, बल्कि इसकी क्लीवेज हो गई है। इस प्रोटीन में एक अपने पास एक ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन को सेंस करने के बाद अपनी लाइसिस करवा लेती है, यानी अपना जो अल्फा सब यूनिट है उसे सेपरेट कर लेती है फ्रॉम बीटा एंड गामा सब यूनिट। तो यू कैन सी हेयर के रिसेप्टर और हार्मोन के दरमियान इंटरेक्शन से पहले जो जी प्रोटीन थी वो अपने ट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके साथ एक जीडीपी मॉलिक्यूल एसोसिएट है इसके अल्फा सब यूनिट के साथ। लेकिन हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन जैसी होगी तो इस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, जी प्रोटीन की लाइसिस हो जाएगी, जी प्रोटीन में बीटा और गामा सब यूनिट अलग हो जाएंगे, और अल्फा सब यूनिट जो है वो अलग होने के बाद जीडीपी को रिप्लेस कर देगा विद अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी। so now this monomer, this alpha subunit is highly active molecule। ये अल्फा सब यूनिट अब सेल के अंदर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को जाके एक्टिवेट करेगा,
और उनकी वजह से जो एंड रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होगा। लाइक ये जो अल्फा सब यूनिट है यहाँ पे जी प्रोटीन का, जैसे ही ये जीटीपी के साथ बाइंड करेगा तो देयर इज अ मॉलिक्यूल एडिनाइल साइक्लेज। दिस इज एन एंजाइम जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। सो अगर हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन होगी तभी जी प्रोटीन जो है उसकी लाइसिस होगी, और अल्फा सब यूनिट जो है वो जीडीपी को रिप्लेस करके जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। जब तक ये फॉर्म नहीं आएगी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा। सो एडिनाइल साइक्लेज ने इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को सेंस करने के बाद एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करना। साइक्लिक एएमपी इज अ सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। इसे हम सेकंड मैसेंजर इसलिए कहते हैं बिकॉज सेल के अंदर जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा ये मल्टीपल काइनेजेस को एक्टिवेट कर देगा। एंड वी ऑल नो, आपने जैसे स्टार्च और सुक्रोज बायोसिंथेसिस के एंजाइम्स की रेगुलेशन को डिस्कस किया होगा, वहां पे भी काइनेजेस और फॉस्फेटेजेस जो हैं ये प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन, उनकी जो कोवलेंट रेगुलेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक हमने ये चीज डिस्कस की है कि प्लांट्स के अंदर जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन है इट इज अ मीन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने में प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अगर ये साइक्लिक एएमपी काइनेसिस को एक्टिवेट कर रहा है इट मींस के सेल के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स की एक्टिवेशन में ये अपना रोल प्ले करेगा। सो इस पूरे के पूरे पाथवे से हमने ये चीज जो है कंक्लूड की है कि जो जी प्रोटीन्स हैं ये जी प्रोटीन्स नॉर्मली रिसेप्टर्स के साथ लिंक करती हैं, और ये जी प्रोटीन सेल के अंदर एक खास किस्म के सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू एक इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, यानी मल्टीपल प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने में इन जी प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। सो जी प्रोटीन्स आर अ टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर जो है वो हार्मोन की इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं। यू कैन सी हियर कि हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा, हार्मोन सिर्फ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे हैं, लेकिन हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन की वजह से जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को जी प्रोटीन्स आगे तक लेके जा रही है। इट मीन्स के हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन एक प्राइमरी सिग्नलिंग पाथवे है, और इसकी वजह से जो जी प्रोटीन्स है इनका एक्टिवेट होना ये सेकेंडरी सिग्नलिंग पाथवे। अगर किसी वजह से जी प्रोटीन्स में म्यूटेशन होगी और जी प्रोटीन्स जो है वो इस हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन को सेंस नहीं कर सकेंगी, यानी वो अपनी लाइसिस नहीं करवाएंगी, अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ सकेंगी, इट मीन्स के सेल के अंदर जो आगे सिग्नलिंग पाथवेज हैं, जो आगे प्रोटीन्स हैं वो भी एक्टिवेट नहीं। तो इस हार्मोन की जो इंफॉर्मेशन है इसे सेल तक लेके आने में इन जी प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी प्रोटीन में अगर किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर करें, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं फिर आपने इनको कंपेयर करना है जी प्रोटीन्स के साथ। किसी का कोई क्वेश्चन, यस और नो? मैम, जी, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी के बाद काइनेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। एडिनल साइक्लेज ने एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये साइक्लिक एएमपी बेसिकली काइनेजेस को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है मैम। ठीक है, और काइनेजेस आगे जाके मल्टीपल प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, एंड वी ऑल नो कि देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होती हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन के बाद इनएक्टिव हो जाती हैं। So depending upon the nature of proteins, कुछ प्रोटीन्स की एक्टिवेशन होगी और कुछ प्रोटीन्स की सप्रेशन हो सकती है इस पाथवे के थ्रू। तो प्लांट्स के अंदर आप लोगों को आपकी बुक में जो डायग्राम मिलेगी वो इस तरह की डायग्राम होगी। ये वाली डायग्राम मैंने आप लोगों को एक जनरल जो मैकेनिज्म है उसको समझाने के लिए यूज किया था कि ये बुक में नहीं है। तो आप लोगों की जो बुक में डायग्राम है वो इस तरह से है कि नॉर्मली आपके पास जो जी प्रोटीन है उसमें यू हैव 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। ये एक ट्राइमर है जिसमें अल्फा, बीटा एंड गामा 3 सब यूनिट्स हैं, और अल्फा सब यूनिट के साथ नॉर्मली जीडीपी एसोसिएट होता है, जीडीपी बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल, दिस इज द सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड किया हुआ है, जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये जो जीटीपी है इसका अल्फा सब यूनिट जीडीपी को रिप्लेस कर देता है विद जीटीपी, यानी नॉर्मली जो जीडीपी यहाँ पे एसोसिएट होता है अल्फा सब यूनिट के साथ, हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन के बाद दिस जीडीपी विल बी रिप्लेस्ड बाय द जीटीपी मॉलिक्यूल। तो जीटीपी की अटैचमेंट के बाद आपके ये जो ट्राइमर है, ये जो जी प्रोटीन है, इसकी लाइसिस हो जाएगी, इसका अल्फा सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा और बीटा और गामा सब यूनिट जो है ये उसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो अल्फा सब यूनिट व्हिच इज बाउंड विद द मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी
दिस विल मूव टुवर्ड मल्टीपल एंजाइम। अब वो एंजाइम प्रीवियस केस में हमने एडिनाइल साइक्लेज डिस्कस किया था यहाँ पे। एनिमल सेल्स के अंदर ये एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज है, लेकिन प्लांट के अंदर ये एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज की बजाय ग्वानाइल साइक्लेज भी हो सकता है। लाइक एएमपी साइक्लेज की बजाय जीएमपी साइक्लेज एंजाइम भी हो सकता है, जो कि जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी के अंदर कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। यानी इन दोनों एंजाइम को आपने कंफ्यूज नहीं करना, इनके अंदर सिर्फ जो न्यूक्लियोटाइड है वो ही डिफरेंट है। एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी मॉलिक्यूल को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना है, और आपके पास यहाँ पे ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम है, इसने जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी के अंदर कन्वर्ट करना है। और मीनवाइल ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद, इस पाथवे को एक्टिवेट करने के बाद, आपका जो अल्फा सब यूनिट है, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है, उसने जो है वो साइक्लिक जीएमपी को प्रोड्यूस करवा दिया है, तो ये दोबारा अपनी जो इनिशियल कन्फर्मेशन है ये उसमें वापस चला जाएगा। यानी इसमें जो जीटीपी मॉलिक्यूल है, इस जीटीपी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मीडियम में रिलीज हो जाएगा, और जो अल्फा सब यूनिट है अगेन उसके साथ एक जीडीपी मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो जाएगा। तो वी कैन से कि इस जो अल्फा सब यूनिट है जो कि जीटीपी के साथ बाइंड है, इसने अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने के बाद, इसने अपने कॉरिस्पॉन्डिंग एंजाइम को एक्टिवेट करने के बाद अपनी जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल इसकी कंफर्मेशन है, जो ओरिजिनल शेप है, उसको दोबारा से अचीव कर लिया। यानी दोबारा से ये अपनी जीडीपी बाउंड कंफर्मेशन के अंदर आ गया और दोबारा से ये एक और जो साइकिल है उसमें रोल प्ले कर सकता है। तो इस अल्फा सब यूनिट का जो सोल पर्पस था वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करना था। जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपना साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल यानी सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस कर लेगा, तो उसके बाद जो है वो ये मॉलिक्यूल, ये अल्फा सब यूनिट जो है ये अपनी प्रीवियस या ओरिजिनल कंफर्मेशन के अंदर वापस चला जाएगा। तो हियर यू कैन सी कि इसी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को जो पहले मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, इसी को आगे स्लाइड में जो है वो एक्सप्लेन किया है कि जी प्रोटीन के कितने कंपोनेंट्स हैं, इसमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो जीडीपी के साथ बाइंड करता है और बाद में जीडीपी को रिप्लेस करता है जीटीपी के साथ। दिस इज द अल्फा सब यूनिट। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंजाइम, कि अगर आपके पास ये अल्फा सब यूनिट जो है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, तो इट मीन्स कि आपके पास जो सेकंड मैसेंजर है इट विल बी साइक्लिक एएमपी। सेकंड मैसेंजर मैं इसे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये सेल के अंदर जाके फिर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। तो दिस विल बी द सेकंड मैसेंजर। तो अगर आपके पास जो अल्फा सब यूनिट है उसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया है, तो एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करके इट विल प्रोड्यूस द सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी। और अगर आपके पास जो अल्फा सब यूनिट है उसने ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया है, तो ग्वानाइल साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी के अंदर कन्वर्ट करके साइक्लिक जीएमपी सेकंड मैसेंजर जो है वो इसे प्रोड्यूस करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अल्फा सब यूनिट किस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, उसके बाद आपके पास जो है वो कौन सा सेकंड मैसेंजर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो चाहे साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस हो या साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस हो, बिकॉज बोथ आर द सेकंड मैसेंजर, तो ये आगे जाके मल्टीपल प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेंगे और इन प्रोटीन काइनेसिस की वजह से प्रोटीन की जो है वो फॉस्फोराइलेशन होगी और वो अपनी एक्टिव या इनएक्टिव कंफर्मेशन को जो है वो एक्वायर करेंगे। तो यहाँ तक जो आपने पहला सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जी प्रोटीन व्हिच इज लिंक्ड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर एंड द नेम ऑफ दिस रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको हमने डिस्कस किया। देयर आर सम प्रोटीन्स, सम जी प्रोटीन्स जो कि रिसेप्टर के साथ एसोसिएट नहीं होती बल्कि दीज आर सॉल्युबल जी प्रोटीन। लाइक एक तो जी प्रोटीन अभी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है कि ये वो जी प्रोटीन है जो कि हमेशा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ एसोसिएट होंगी, और ये वो रिसेप्टर है जिसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस है। देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ जी प्रोटीन जो कि स्मॉल प्रोटीन है। स्मॉल प्रोटीन इसलिए हैं बिकॉज इनमें जो पहले हम लोगों ने अभी जी प्रोटीन के अंदर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स को डिस्कस किया ना, हमने ये कहा कि दीज प्रोटीन्स आर प्राइमर्स, लेकिन जो स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होता है। दीज आर दी मोनोमर्स, इनके अंदर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स नहीं होंगे बल्कि सिर्फ एक अल्फा सब यूनिट की तरह का यहाँ पे जो है वो एक सिंगल पोलीपेप्टाइड या एक सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और दूसरी इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये रिसेप्टर के साथ एसोसिएट नहीं होती बल्कि ये साइटोसोल में सॉल्युबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइक यू कैन सी हियर कि आपके पास जो स्मॉल जी प्रोटीन
सिर्फ एक ही मोनोमर प्रेजेंट है एंड दिस मोनोमर इज एनालोगस टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ द ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। यहाँ पे इस अल्फा सब यूनिट को हम रेस्ट डोमेन कहते हैं बिकॉज जितनी भी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करती हैं, इन प्रोटीन्स को हम रेस्ट फैमिली ऑफ प्रोटीन्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इस डोमेन को भी हम समटाइम रेस्ट डोमेन कहते हैं। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, आपके पास ये जो स्मॉल जी प्रोटीन्स हैं ये भी अपनी इनएक्टिव कन्फर्मेशन में होंगी जब ये जीडीपी के साथ बाइंड करेंगी, और जैसे ये जीडीपी को रिप्लेस कर देंगी विद द जीटीपी मॉलिक्यूल तो ये अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में आ जाएंगी, और एक्टिव कन्फर्मेशन में आने के बाद ये मल्टीपल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी इन प्रोटीन्स को हम प्रीवियस जी प्रोटीन से दो बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली बेस मैंने ये कहा कि ये किसी रिसेप्टर के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे बल्कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोलुबलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि ये ट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती बल्कि ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द स्मॉल प्रोटीन्स जो कि जब जीडीपी के साथ बाइंड करेंगी तो इस केस में ये अपनी ऑफ कन्फर्मेशन है। जैसे ही इनमें जो बाउंड जीडीपी है वो रिप्लेस हो जाएगा विद जीटीपी तो ये अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन या ऑन कन्फर्मेशन के अंदर आ जाएंगी, और जैसे ही ये प्रोटीन्स एक्टिव होंगी बिकॉज दीज आर द स्मॉल प्रोटीन्स, दीज आर सॉल्युबल प्रोटीन्स, ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस दे कैन डिफ्यूज, दे कैन मूव इनसाइड द साइटोसोल, और ये मल्टीपल प्रोटीन्स के पास जाके उनको एक्टिवेट करने में अपना रोल प्ले करेंगे। So they are not bound with the receptor molecule here. एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम फिर इनके लिए सिग्नल क्या चीज होगी, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई हार्मोन आएगा ना कोई रिसेप्टर इंटरेक्शन है, तो फिर सिग्नल कैसे मिलेगा इनको कि इन्होंने ऑन होना है या ऑफ होना है? जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस केस में बताया ना कि आपके पास जो रिसेप्टर के साथ लिंक जी प्रोटीन्स होती हैं, इनको लिंक करने के लिए रिसेप्टर और हार्मोन के दरमियान इंटरेक्शन का होना, ये जो मेजर इवेंट है ये इन जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। इसी तरह से जो सोलुबल जी प्रोटीन्स हैं, इन सोलुबल जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्रीवियसली हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन से एक्टिवेट, यानी आप कह सकते हैं कि लिगेंड और रिसेप्टर की इंटरेक्शन के बाद सर्टेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, और ये मॉलिक्यूल आगे जाके इन जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके इनके थ्रू जो अपना सेलुलर रिस्पॉन्स है उसे प्रोड्यूस करेंगे। यानी आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलता आ रहा है, आपके पास एक मल्टीपल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक चेन में प्रेजेंट है जो कि एक के बाद दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, रेस्पिरेटरी चेन में आपके पास मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं और वो वन बाय वन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं इसमें भी मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिटेक्ट करते हुए वन बाय वन एक्टिवेट होते हैं। तो इन जी प्रोटीन्स को, इन स्मॉल जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के लिए भी सेल के पास मल्टीपल प्रोटीन्स होंगी जो कि हार्मोन और रिसेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने के बाद अपनी इनएक्टिव से एक्टिव कन्फर्मेशन में आएंगे। ठीक है बच्चों? मैम जी जी। मैम रेस्ट डोमेन का आपने बताया ना, वो किसके साथ बाउंड होती है? नॉर्मली ये जो रेस्ट डोमेन है ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी पहले आप लोगों के सामने अल्फा सब यूनिट की बात की है ना पीछे जी प्रोटीन्स में, ये रेस्ट डोमेन बिल्कुल अल्फा सब यूनिट की तरह ही होती है, लेकिन बिकॉज इसे सबसे मैम पहले जी जी सिर्फ मैम आपने इसका नाम बताया ना, किस लिए इसे रैस बोला जाता है? रैश इसे इसलिए बोला जाता है बिकॉज सबसे पहले इसे हमने रेड सार्कोमा जो वायरसेस हैं उनको स्टडी करने के लिए इन डोमेन्स को हमने वहां पे आइडेंटिफाई किया था। लाइक आपके पास देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस जो कि रेड के सार्कोमा सेल्स को टारगेट करता है। इस वायरस को हम नेम करते हैं रेड सार्कोमा वायरस, और इस वायरस को सबसे पहले रेड के सार्कोमा सेल्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था, और उन सेल्स के अंदर इस डोमेन को जो है आइडेंटिफाई किया गया था कि ये डोमेन जो है ये ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है, ये वहां पे जो है वो कैंसर के साथ लिंक्ड है। तो इस बेस पे हम जितनी भी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि जीडीपी या जीटीपी के साथ बाइंड करती हैं, गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करती हैं, इन सब प्रोटीन को हम रेस फैमिली ऑफ प्रोटीन में क्लासीफाई करते हैं। बिकॉज वहां पे जो रेड सार्कोमा सेल्स के अंदर जो हमने प्रोटीन्स आइडेंटिफाई की थी वो भी बेसिकली जीटीपी के साथ जो है वो लिंक फॉर्म में प्रेजेंट थी। तो ऐसी सारी प्रोटीन्स जो कि गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करने का पोटेंशियल रखते हैं, इनको जनरली हम लोग जो है वो रेस फैमिली ऑफ प्रोटीन में क्लासिफाई करते हैं।
क्लियर है बच्चों? हाँ जी मैम। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने दो सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है वो उनको डिस्कस किया है। एक हमने रिसेप्टर के साथ लिंक जी प्रोटीन्स को देखा है और दूसरी तरफ हमने सॉल्युबल या स्मॉल जी प्रोटीन्स को डिस्कस किया है, यानी दोनों जी प्रोटीन्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है और किस तरह से ये सेल के अंदर अपने रिस्पॉन्स को जो है वो एक्टिवेट करती हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा जो थर्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स के अंदर भी अपना जो है वो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, these are the IP3 molecules, inositol 1,4,5 trisphosphate। अगर तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लास में सिर्फ उजैर ने मुझसे ये कोर्स पढ़ा है और वहाँ पे हमने फॉस्फोलिपिड्स को इन डिटेल डिस्कस किया था कि फॉस्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें आपके पास है वो ग्लिसरॉल में नॉर्मली वी हैव 3 डिफरेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप और फॉस्फोलिपिड्स में जो ग्लिसरॉल का थर्ड कार्बन एटम है वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और उस फॉस्फेट के साथ मल्टीपल हेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इस हेड ग्रुप की बेस पे हम फॉस्फोलिपिड्स को मल्टीपल क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। लाइक देयर आर दी फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। Similarly, there is a phospholipid which is phosphatidyl inositol. So membrane मैम ये बात दोबारा बता दें, फॉस्फोलिपिड्स वाली कैसे क्लासिफाई करते हैं उनको? आप लोगों के सामने एक स्लाइड है बस बनी पड़ी होंगी, वहां से मैं आप लोगों को बता देती हूँ फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जनरल, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं या IP3 किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। हाँ जी बच्चों, ये स्लाइड शो हो रही है आपको, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। हो रही है मैम। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास नॉर्मली हम कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं दीज आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लाइक आपके पास ये एक जनरल जो लिपिड्स की बायोसिंथेसिस है, इसमें हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड्स की अगर बात करें तो वी कैन सी कि आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज ग्लिसरॉल जो कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ग्लिसरॉल में आपके पास 3 बॉन्ड अवेलेबल हैं जहाँ पे कंडेंसेशन हो सकती है, 3 ऐसी पोजीशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्लिसरॉल की फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक फैटी एसिड आके ईस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा तो दिस विल बी मोनोसाइल ग्लिसरॉल। अगर सेकंड पोजीशन पे भी आके एक फैटी एसिड अटैच हो जाएगा, इट मींस बिकॉज दो पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड्स हैं, सो दीज विल बी डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में आपके ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशंस के ऊपर 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स जो हैं ये ईस्टर बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। तो इस जनरल स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखिएगा और इस स्ट्रक्चर को आगे लेके जाते हुए मैं आप लोगों को फॉस्फोलिपिड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताती हूँ। फॉस्फोलिपिड्स के केस में हमारे पास एक वेरिएशन होती है। लाइक अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास ये जो सेंट्रल पोर्शन है दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जिसमें दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमारे पास एक फैटी एसिड अटैच है ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी हमारे पास एक फैटी एसिड अटैच है अगेन बाय ईस्टर बॉन्ड। लेकिन कार्बन नंबर 3 के ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है। इस जनरल स्ट्रक्चर को हम फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। यानी अगर आपका जो ग्लिसरॉल है उसकी तीनों पोजीशंस के ऊपर फैटी एसिड्स अटैच होंगे तो इट विल बी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। लेकिन इस जनरल स्ट्रक्चर में हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ग्लिसरॉल का जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है इसके ऊपर एक एक फैटी एसिड अटैच है, लेकिन जो थर्ड कार्बन है इसमें फैटी एसिड की बजाय एक फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज फॉस्फेटिडिक एसिड। समटाइम्स ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ कोई हेड ग्रुप आके अटैच हो जाता है। हेड ग्रुप की बेस पे हम इन लिपिड्स को जो है वो मल्टीपल क्लासेस में फर्दर जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक कोई भी ऐसा लिपिड
जिसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसको नॉर्मली आप कहेंगे कि दिस विल बी अ फॉस्फोलिपिड, बिकॉज इसमें जो थर्ड पोजीशन है इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप इसको जनरल जो क्लासिफाई करेंगे दिस विल बी फॉस्फोलिपिड। लेकिन एक फॉस्फोलिपिड दूसरे फॉस्फोलिपिड से डिफरेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हेड ग्रुप। लाइक अगर मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट जो है वो फॉस्फेटिडाइल कोलीन, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं, तो यू कैन सी कि आपके पास ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं, दीज आर दी 3 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो फर्स्ट कार्बन एटम है इसके साथ एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, और यहाँ पे एक फैटी एसिड अटैच है वाया ईस्टर बॉन्ड, दिस इज द कार्बन नंबर 2, जहाँ पे अगेन आपके पास एक सेकेंड टाइप ऑफ फैटी एसिड का जो मॉलिक्यूल है ये प्रेजेंट है, एंड दिस इज द कार्बन नंबर 3 जिसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। नॉर्मली इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ मैंने आप लोगों से कहा है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे जो हेड ग्रुप प्रेजेंट है इट इज कोलीन। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेड ग्रुप हम इस फॉस्फोलिपिड को फॉस्फेटिडाइल कोलीन कहते हैं, बिकॉज इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसमें फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो हेड ग्रुप है हेड ग्रुप की जगह कोलीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप हेड ग्रुप में कोलीन की बजाय कोई और मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में आपने कोलीन की बजाय इथेनॉल अमीन जो है उसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होते हुए यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दिस विल बी फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कोलीन फॉस्फेटिडाइल कोलीन की तरह का ही है। लाइक यहाँ पे भी जो फर्स्ट कार्बन एटम है ग्लिसरॉल, उसके साथ एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच है, सेकेंड कार्बन एटम के साथ अगेन एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच है, थर्ड कार्बन एटम के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि प्रीवियस केस में यहाँ पे कोलीन अटैच था और यहाँ पे कोलीन की जगह इथेनॉल अमीन का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट। तो वी कैन कंक्लूड कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनका पेरेंट स्ट्रक्चर सेम है। पेरेंट स्ट्रक्चर में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के साथ एक एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच है और थर्ड कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। लेकिन समटाइम्स इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ आगे जो हेड ग्रुप है इसकी अटैचमेंट की वजह से ये फॉस्फोलिपिड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। So we can say that this type of the structure, this phosphatidic acid is the parent compound of all type of the phospholipids, and depending upon the type of head group which is attached to this phosphatidic acid, आपका जो एक फॉस्फोलिपिड है वो दूसरे फॉस्फोलिपिड से डिफरेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सीरीन को अटैच करवा दें, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो प्रीवियस 2 फॉस्फोलिपिड्स की तरह का ही है, लेकिन सिर्फ सीरीन की जो है वो सब्स्टिट्यूशन की वजह से इस फॉस्फोलिपिड को हम कहेंगे कि दिस इज अ फॉस्फेटिडाइल सीरीन, बिकॉज इसमें जो हेड ग्रुप है दिस इज एन अमाइनो एसिड सीरीन। जो मैं आप लोगों के सामने फॉस्फोलिपिड एक्सप्लेन करने लगी हूँ अभी, दिस इज द फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। लाइक अगर आप इसका जनरल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी इट दीज 3 आर द 3 different carbon atoms of glycerol. This is the carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3. फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट के केस में आपका जो ग्लिसरॉल है इसके कार्बन नंबर 1 के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट के ग्रुप के साथ जो हेड ग्रुप है दिस हेड ग्रुप इज इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो ओवरऑल हम इस फॉस्फोलिपिड को कहेंगे कि दिस फॉस्फोलिपिड इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, बिकॉज इसमें जो हेड ग्रुप है दिस इज इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो हेड ग्रुप की बेस पे हम फॉस्फोलिपिड को जो है वो मल्टीपल टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो IP3 का सिग्नलिंग पाथवे है उसमें हम इस फॉस्फोलिपिड को फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे और इसको देखते हुए हम फर्दर जो है वो IP3 मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। बच्चों फॉस्फोलिपिड्स का कोई थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हुआ है कि ये किस तरह के लिपिड्स हैं, इसमें नॉर्मली कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या अभी भी कंफ्यूजन है? मैम हो गया क्लियर। हो गया है, ठीक है। सो नॉर्मली आपके पास ये फॉस्फोलिपिड्स वी ऑल नो के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इनकी नेचर एम्फीपैथिक है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हियर यू कैन सी कि ये जो फॉस्फोलिपिड है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को जो दो जो है वो रेड कलर की लाइंस शो हो रही हैं, ये दो फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थर्ड पे ये फॉस्फेट ग्रुप है एंड दिस इज द हेड ग्रुप इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है दिस इज कम्प्लीटली एनालोगस टू दैट स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो 3 डिफरेंट फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। 2 फॉस्फेट ग्रुप्स बिलोंग टू दी हेड ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ये ग्लिसरॉल की थर्ड पोजीशन के साथ अटैच हुआ हुआ। सो नॉर्मली जब भी कोई लिगेंड मॉलिक्यूल कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये रिसेप्टर अगेन इट इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द जी प्रोटीन। तो रिसेप्टर और हार्मोन के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जी प्रोटीन एक्टिव हो गई। जी प्रोटीन ने अपना जो बाउंड जीडीपी था उसे जीटीपी के साथ रिप्लेस कर दिया, और इसका जो अल्फा सब यूनिट है ये आगे जाके मल्टीपल एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का पोटेंशियल रखता है। इससे पहले हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ये जो अल्फा सब यूनिट है, हमने इससे पहले ये देखा है कि ये दो एंजाइम्स को जाके टारगेट कर रहा था, एडिनाइल साइक्लेज या गुआनाइल साइक्लेज को। और इन एंजाइम्स की एक्टिवेशन की वजह से या तो साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस हो रहा था या फिर साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन हेयर वी कैन सी कि दिस अल्फा सब यूनिट कैन एक्टिवेट अ थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम एज वेल। लाइक यहाँ पे आपका जो एंजाइम है ये ना तो एडिनाइल साइक्लेज है और ना ही ये गुआनाइल साइक्लेज है, बट दिस इज अ फॉस्फोलाइपेज सी। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इस फॉस्फोलिपिड की थर्ड पोजीशन पे जाके बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकता है। लाइक आप लोगों को फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी एंड फॉस्फोलाइपेज सी जो है के जो क्लीवेज साइट्स हैं इनका भी आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा से इन स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो आपके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इन पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलाइपेजेस एक्ट कर सकते हैं। फॉस्फोलाइपेज ए, बी, सी एंड डी। लाइक दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। बच्चों ये स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट वाली। यस ओके सो ये जो आप लोगों के सामने एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए या डिसरप्ट करने के लिए सेल के पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, फॉस्फोलाइपेज ए, बी, सी एंड डी। इसमें से जो फॉस्फोलाइपेज एज हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान बॉन्ड्स को ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है। सिर्फ आप लोग एंजाइम्स के नेम और इनका जो है वो क्लीवेज साइट इसको अपने माइंड में रखिएगा, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आपका जो फॉस्फोलाइपेज सी है इससे किस जगह से जाके बॉन्ड को ब्रेक करना है। लाइक अगर आपके पास ये जनरल एक फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलाइपेज ए का A1 का ये फंक्शन है कि उसने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ से बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करना है। लाइक दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। सो फॉस्फोलाइपेज A1 का फंक्शन ये है कि ये ग्लिसरॉल और फर्स्ट फैटी एसिड के दरमियान जो ईस्टर लिंकेज है, जो ईस्टर बॉन्ड है, इसे ब्रेक करेगी, फैटी एसिड को अलग कर देगी और ग्लिसरॉल का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसे अलग कर देगी। सिमिलरली देयर इज अ सेकंड एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। इसे A2 इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ग्लिसरॉल के सेकंड कार्बन के ऊपर जाके अटैक करती है और सेकंड फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से रिमूव करने का पोटेंशियल रखती है। सिमिलरली देयर इज अ थर्ड एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C जो है ये ग्लिसरॉल की थर्ड पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करती है। अगर ये थर्ड पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करेगी इट मींस कि इसने इस फॉस्फेट ग्रुप को भी रिमूव करा देना है और हेड ग्रुप को भी रिमूव करा देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो फॉस्फोलाइपेज C है उसने अगर यहाँ से बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराना है, दिस इज द क्लीवेज साइट ऑफ फॉस्फोलाइपेज C, तो इट मींस कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपके पास जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर अलोंग विद द फॉस्फेट ग्रुप हेड ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास डिफरेंट क्लीवेज साइट्स हैं ये इस चीज को मार्क करेंगी कि किस किस जगह से आपका बॉन्ड जो है इसमें हाइड्रोलाइज होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्लीवेज साइट रिप्रेजेंट किया है इट मींस कि आप लोगों का जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फैटी एसिड अलग हो जाएगा और बाकी पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। इसी तरह से अगर फॉस्फोलाइपेज C है उसने यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है इट मींस कि ये जो फॉस्फेट और हेड ग्रुप है ये अलग हो जाएंगे और बाकी जो आपके पास फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है ये अलग हो जाएगा, जिसमें ग्लिसरॉल की फर्स्ट पोजीशन के साथ एक फैटी एसिड होगा, सेकेंड पोजीशन के साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा और थर्ड पोजीशन पे सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा बिकॉज जो फॉस्फोलाइपेज C है उसने फॉस्फेट ग्रुप को भी रिमूव करा दिया और हेड ग्रुप को भी रिमूव करा दिया। So moving toward this slide you can see
हियर कि आपका जो फॉस्फोलाइपेज सी है, तो मैंने आप लोगों को अभी ये बताया कि इसने थर्ड पोजीशन से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसने फॉस्फेट को अलोंग विद हेड ग्रुप रिमूव करा देना है। तो ये फॉस्फोलाइपेज सी जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये इस फॉस्फोलिपिड पे जाके एक्ट करेगा और इस फॉस्फोलिपिड का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, जिसमें ये फॉस्फेट ग्रुप अलोंग विद दिस हेड ग्रुप ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट जो है ये साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो आपके पास डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, अब मैं इसे डाइएसाइल ग्लिसरॉल इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फॉस्फोलाइपेज सी के एक्शन के बाद इसमें से जो है वो सिर्फ ये जो हेड ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव हो गया, और आपके पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दो फैटी एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है। और वी ऑल नो कि जब भी आपके पास जो है वो ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड्स अटैच होंगे, सो दिस विल बी द डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे चूंकि दो फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो दिस विल बी द डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल अपनी हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करेगा, और जो IP3 मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल, बिकॉज ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर वाटर सॉल्युबल, तो ये साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा। साइटोसोल में रिलीज होने के बाद जो IP3 है इट विल मूव टुवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चैनल जो कि इस IP3 के साथ बाइंड कर सकता है, इस IP3 को सेंस कर सकता है, और इस IP3 के रिस्पॉन्स में अपने जो कैल्शियम गेट्स हैं उन्हें ओपन करते हैं। लाइक आपके पास जो नॉर्मली वी ऑल नो कि जो कैल्शियम है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, वहां पे ये स्टोर होता है। तो जैसे ही IP3 रिलीज होगा, ये गेट्स जो कि नॉर्मली कैल्शियम को यहाँ पे इनक्लोज करके रखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज फॉर्म में यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे ही IP3 रिलीज होगा ये गेट्स ओपन हो जाएंगे, और आपके पास जो साइटोसोल है उसमें कैल्शियम का रिलीज जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, और इस इनफ्लक्स के पीछे जो है ये हार्मोन था, यानी हार्मोन ने जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन्स ने एक्टिवेट होने के बाद फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट किया, फॉस्फोलाइपेज सी में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड विच इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, हाइड्रोलिसिस के बाद IP3 को साइटोसोल में रिलीज कर दिया और डाइएसाइल ग्लिसरॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहने दिया। IP3 आके कैल्शियम गेट्स के साथ बाइंड किया, और इस बाइंडिंग की वजह से जो गेट्स थे वो ओपन हो गए, और जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल की तरफ आ जाएगा। इंक्रीज concentration, increase cytosolic concentration of calcium will in turn activate the multiple kinase proteins। यानी आपके पास एक तरफ तो हमने ये कहा था कि जो आपके पास जो जी प्रोटीन्स हैं ये एडिनाइल साइक्लेज या ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करने के बाद साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करती हैं, जो कि काइनेजेस को एक्टिवेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट समटाइम्स ये जो जी प्रोटीन्स हैं ये एडिनाइल साइक्लेज या ग्वानाइल साइक्लेज की बजाय फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं, और फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करने के बाद ये साइटोसोल के अंदर जो है वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज्यादा कर देते हैं, एंड दिस कैल्शियम कैन इन टर्न एक्टिवेट द मल्टीपल काइनेज। और जैसे हमने पहले ही इस चीज को डिस्कस किया है कि जो काइनेजेस हैं ये इन टर्न मल्टीपल प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवा के उन्हें एक्टिव या इनएक्टिव कन्फर्मेशन के अंदर लेके आती हैं। तो उसी पाथवे के थ्रू, उसी मैकेनिज्म के थ्रू ये काइनेजेस जो है ये एंजाइम्स को रेगुलेट करें। तो जो इस पाथवे में किसी को कोई कंफ्यूजन